अधिकार यात्रा के साथ करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की 14 दिन की यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। बिहार भ्रमण का अभियान अब उनका खत्म हो गया है। यात्रा में कल ब्रेक है। पटना में परसों पदयात्रा के साथ यात्रा का समापन सोमवार को हो जाएगा। आज इस यात्रा से दो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। पहली तो यह है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद से अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी खबर यह रही कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार में इस यात्रा में शामिल रहे। उन्होंने अवध के साथ मगध जीतने का नारा दिया है। इन दोनों खबरों के मायने क्या है उसे जानेंगे, विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी खबर आपके सामने रखेंगे कि 14 दिन तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी को क्या सफलता मिली है, तेजस्वी यादव ने क्या हासिल किया और महागठबंधन के बाकी दलों का फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। पटना से लेकर दिल्ली तक इन सवालों का जोड़ घटाव सत्ता पक्ष के रणनीतिकार भी लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता भी। 1600 किलोमीटर की इस यात्रा का सार क्या रहा, सबसे पहले उसे दिखाते हैं, फिर बाकी सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल दरभंगा में पीएम को दी गई गाली ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। बिहार में बयानबाजी करने वाले नेताओं को बुलाया गया। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी की जब बारी आई तो तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। सवाल पत्रकारों की ओर से पूछे जाने के बावजूद गोलमोल जवाब दे दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी मुस्लिम इलाकों में ज्यादा घूम रहे हैं, तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुंगेर के खानकाह रहमानी जाकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। इसके बाद यह विवाद और बढ़ गया था कि वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रोड शो के दौरान बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर के अपमान का विवाद भी खड़ा हुआ। वहीं देव के सूर्य मंदिर, सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी राहुल गांधी की ओर से की गई। यात्रा में दुश्मन रहे सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव दोनों की दोस्ती भी हो गई है। इन खबरों की वजह से राहुल गांधी की यात्रा लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन बीते 2 दिन से राहुल की यात्रा विवादों में ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली, जिसने इस यात्रा को डीरेल किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग की जा रही है। गालीबाज नेता पकड़ा जा चुका है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर नेशनल और स्टेट मीडिया में इन बातों की खूब चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष के पूरे मामले में अपने अपने तर्क हैं। उधर ये तस्वीरें जो लगातार सामने आई, कांग्रेस पार्टी की ओर से ऊर्जा से भरे हुए कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी को बीच में पाकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। जगह जगह स्वागत कार्यक्रम रखे गए। जहां जहां मौका मिलता दोनों ही नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूकते थे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए 30 साल से सीएम की कुर्सी का सपना देखना भूल चुके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेसियों में नई जान फूंक दी है? और क्या महागठबंधन के बाकी सहयोगियों को इस यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने उन्हें पीछे खड़ा कर दिया है? आज जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने आरजेडी को यकीनन असहज कर दिया होगा। कांग्रेस लीड ले चुकी है और कांग्रेस यही चाहती थी और आरजेडी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने कभी भी कांग्रेस को सर पे नहीं बैठाया, इस्तेमाल किया। लालू जी और उनके बेटे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं जब आरजेडी के बजाय कांग्रेस ही उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके बल पर आरजेडी बनी। अब सवाल यह है, तो क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आरजेडी के अंदर बेचैनी है? आज आरा में जब राहुल की यात्रा पहुंची और मंच से तेजस्वी यादव ने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने बरसों की ख्वाहिश को आज अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद से ही खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया। और जिस वक्त तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी उनका चेहरा देख रहे थे। लग ये रहा था कि मानो वो भाव शून्य होकर उन्हें सुन रहे हों। हो सकता है राहुल गांधी को आश्चर्य भी हुआ हो कि अभी तो महागठबंधन में कोई फैसला हुआ ही नहीं, फिर एडवांस में ताज क्यों पहना जा रहा है? खैर, तेजस्वी यादव ने सीएम को लेकर अपने आप को पुरस्कृत करने की कोशिश कैसे की है, किन शब्दों के जरिए की है, सुनिए। नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना? और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए?
सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो अपने आप को ओरिजिनल सीएम की तरह प्रोजेक्ट किया है यहां पर तेजस्वी यादव ने। अब देखिए कि तेजस्वी यादव से शायद रहा नहीं गया। नवादा में तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दिया था। उनको पूरी उम्मीद थी कि पलटकर राहुल गांधी ने सीएम उम्मीदवार तो घोषित कर ही देंगे, लेकिन जब अररिया में पत्रकारों ने खुलकर सवाल किया तब भी राहुल गांधी की ओर से जवाब नहीं दिया गया। राहुल ने बातों को घुमा दिया था। मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई और आज राहुल गांधी के उस गोलमोल जवाब के ठीक 5 दिन के बाद तेजस्वी यादव का सब्र टूट गया। बीते 5 दिनों में राहुल ने तेजस्वी के नाम को कहीं भी आगे नहीं किया, तो आज खुद से खुद को ओरिजिनल सीएम तेजस्वी यादव ने बता दिया है। राजनीति में शायद इसे ही बेचैनी कहते हैं। सामान्य शब्दों में इसे आप कसक भी कह सकते हैं, क्योंकि सहयोगी तैयार नहीं। बार बार गुहार लगाने के बाद भी राहुल की ओर से ओके नहीं किया जा रहा। वैसे मंच पर भले ही हाथ मिलाते हों, यात्रा के दौरान साथ में भले ही चलते हों, लेकिन सियासी विश्लेषण यही है कि सीएम के सवाल पर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं पता। फिलहाल सच्चाई यही है कि राहुल तेजस्वी को सीएम के मुद्दे पर ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। लाल के हसीन सपने, स्वयंभू नेता, अपने जो है से मुख्यमंत्री बनने की चाहत 2020 में भी जो है से यही चाहत थी और सपना टूट गया। आगे भी जो है से कभी जो है से नहीं। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन के लोग मेरे नाम पर मुहर लगाएं। अखिलेश यादव खुद जो है से आकर करके दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं कि तेजस्वी का नाम का घोषणा, लेकिन सहयोगी दल कोई भी जो है से उनके नाम को नहीं ले रहे हैं। अब बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, वो मजे ले रही है। सीएम के नाम पर तेजस्वी की बेचैनी और राहुल गांधी का सस्पेंस। बुलेटिन की शुरुआत में ही मैंने जेडीयू के नेता केसी त्यागी के बयान का जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस बिहार में लीड ले चुकी है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी इस बात को समझने लगे हैं और इसी वजह से उनका सब्र जवाब दे रहा है। तेजस्वी की बेचैनी इसलिए भी लग रही है क्योंकि कल ही उनकी बहन रोहिणी ने सीएम उम्मीदवार को लेकर बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सुनिए। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तो अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जो ज्यादा जरूरी है वो बात ना होगा। तो सीधे रोहिणी सुहागरात की बात करने लगी। बाकी भी चीजें आपने सुन ली। यानी कल तक रोहिणी भी नहीं मान रही थी कि अभी सीएम उम्मीदवारी पर चर्चा की जरूरत है, लेकिन आज तेजस्वी ने खुद ही अपना नाम महागठबंधन के मंच से तमाम नेताओं की मौजूदगी में प्रोजेक्ट कर दिया है। अब आज का एक और वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और कहा जा रहा है कि यह तस्वीर भी तेजस्वी की बेचैनी की एक बड़ी वजह हो सकती है। बिहार में चुनाव सीएम का होना है, लेकिन छाए हुए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ही जीप पर आगे दिखाई देते हैं, जबकि आज अखिलेश और तेजस्वी दोनों ही पीछे नजर आए। बीजेपी से जुड़े लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि गठबंधन में हो पर राज परिवार के बराबर नहीं हो। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने अपने साथ कार में बराबर की जगह नहीं दी है, पीछे खड़ा कर दिया है। वैसे तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के दरअसल अपने मायने होते हैं। हर चाल के पीछे कोई बड़ी चाल होती है। बिहार में भले ही राहुल गांधी की मजबूत स्थिति ना हो, 2020 में भले ही कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन लोकसभा में 99 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी खुद को आत्मविश्वास से लबरेज महसूस कर रहे हैं और शायद इसीलिए नेतृत्व की कमान दिल्ली से पटना तक अपने हाथ में थामे हुए हैं। संदेश तो अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वैसे अखिलेश यादव के बिहार जाने से तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों ही उत्साहित हैं। यूपी से सटे बिहार के इलाकों में अखिलेश के आने का फायदा हो सकता है। हालांकि यूपी में जिस वोट बैंक की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, बिहार में तेजस्वी की भी उसी पर पकड़ है। हालांकि अखिलेश यादव ने भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा में भाषण तगड़ा दिया है। अवध के बाद मगध हराने की हुंकार भरी है। अवध का मतलब अयोध्या और मगध का बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं
कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। हालांकि राजनीतिक रूप से हम अगर बिहार के नक्शे को बांटें तो मगध और भोजपुर को मिलाकर एक बड़ा रीजन गंगा के दक्षिण में बनता है। इसमें कुल 11 जिले आते हैं। विधानसभा की 69 सीटें आती हैं। इनमें 50 सीटों पर एनडीए को 2020 में हार का सामना करना पड़ा था। यहां लोकसभा की 11 सीट है, जिसमें से 7 महागठबंधन के पास है। एक तरह से ये इलाका महागठबंधन का गढ़ माना जा रहा है। इसी इलाके से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। इसी इलाके में आज यात्रा के भ्रमण का समापन भी हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में भी हरा है और मगध में भी हरा है। अखिलेश यादव को दम है तो बिहार शरीफ में खड़े हो जाएं, तो बोलिए। अब यात्रा के बहाने महागठबंधन के अंदर शक्ति प्रदर्शन की जो सियासत हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से मैंने जानकारी दे दी। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल से लेकर तेजस्वी तक की पॉलिटिक्स में इतनी बेचैनी क्यों है। इसकी बारीकी को हमने समझने की कोशिश की है और जो बात समझ में आती है वो ये है कि इस बार का चुनाव महागठबंधन के लिए आसान नहीं रहने वाला, जिसकी वजह है बदल चुका बिहार का सियासी समीकरण। चेहरा नंबर 1 चिराग पासवान, चेहरा नंबर 2 प्रशांत किशोर। बिहार की चुनावी पिच पर इस बार ये दो प्लेयर हैं जिनकी वजह से महागठबंधन के अंदर महाबेचैनी है। और उसी बेचैनी को दूर करने के लिए राहुल गांधी जीप पर सवार हुए। बिहार में 1600 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल की इस यात्रा की इनसाइड स्टोरी में 2 फैक्टर हैं। पहला है एम फैक्टर, दूसरा है डी फैक्टर। एम फैक्टर मतलब मुसलमान वोटर, जबकि डी फैक्टर मतलब होता है दलित वोटर। इन दोनों वोट बैंक को साधने के लिए ही राहुल के रणनीतिकारों ने यात्रा की स्क्रिप्ट लिखी। कथित तौर पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को मुद्दा बनाया, लेकिन यात्रा का छुपा रुस्तम एम फैक्टर और डी फैक्टर है। असल में पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा भी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार ये दोनों एनडीए के साथ हैं, लिहाजा इस बार एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में है। 2020 में चिराग ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में जेडीयू को 6.5% वोट का नुकसान हुआ। जेडीयू को सिर्फ 42 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 18 सीटों पर एलजेपी को मिले वोट से जेडीयू को हार मिली। लेकिन इस बार चिराग एनडीए के साथ अटूट रिश्ता बनाए हुए हैं। इसी की कार्ड के लिए ही कांग्रेस ने दलित बिरादरी के ही राकेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो राहुल के साथ यात्रा में लगातार साथ दिखे। दलितों का नेता बनाकर स्थापित करने की कोशिश की। महागठबंधन की बेचैनी का दूसरा नाम प्रशांत किशोर है। पीके पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है। जमीन पर मुसलमान साफ साफ बटा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मुस्लिम बहुल किशनगंज की हैं, जहां पीके के साथ हजारों लोग नजर आ रहे हैं। ये मुसलमानों की आबादी है और मुसलमानों को ये निमंत्रण देने आया हूँ कि पूरा बिहार बदल रहा है। सारे लोग बिहार में बदलाव की ओर बढ़ गए हैं। आप आइए, लालटेन में किरासन तेल बनकर मत जलिए, जन सुराज में जुड़िए। और आज की भीड़ ये दिखा रही है कि पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार है। लालू नीतीश मोदी का सफाया होने वाला है और बिहार में नई व्यवस्था आ रही है जिसका नाम है जन सुराज। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल जिलों और विधानसभा सीटों पर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। खुद पीके मुस्लिम संवाद कार्यक्रम बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग जिलों में जाकर एम फैक्टर को साध रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही 27 अगस्त को पीके ने एक बड़ा कार्यक्रम मोतिहारी में किया है। पीके पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव में 40 मुस्लिमों को टिकट देंगे। उनकी इसी रणनीति ने मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले महागठबंधन के दलों को परेशान कर रखा है। पीके अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो बिहार की सियासत में इस बार बड़ा खेल संभव है।
तो पिछले 20 सालों पर अगर नजर डालेंगे तो इस बार के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं और इसी एम फैक्टर को साधे रखने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गठबंधन की एकता दिखाने की कोशिश की है। इसी के तहत उन्होंने सत्ता पक्ष के तमाम तानों की परवाह ना करते हुए पहले तेलंगाना की सीएम रेवंता रेड्डी को बिहार में अपनी यात्रा में शामिल कराया, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को भी बुलाया, बहन प्रियंका गांधी को भी बिहार के चुनाव में उतार दिया गया। राहुल गांधी के साथ उन्होंने बुलेट की सवारी भी की। यूपी से अखिलेश यादव को भी आज बुलाकर यात्रा में शामिल किया गया है। दरअसल मकसद ये बताना है कि हम एकजुट हैं, साथ साथ हैं। हम ही एनडीए को दिल्ली से पटना तक चुनौती दे सकते हैं, हरा सकते हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि जब बिहार में यादव वोटों पर तेजस्वी की पकड़ है तो फिर यूपी से अखिलेश यादव को क्यों बुलाया गया? क्या सिर्फ एकता दिखाने के लिए या इसके पीछे की सियासत रणनीति कुछ और है? अखिलेश यादव ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन किया, करिश्मा कर दिखाया था। समाजवादी पार्टी का लोकसभा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। अवध की वो फैजाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जहां पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जहां 2024 के चुनाव के पहले भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया था, जहां से बीजेपी को शानदार जीत की उम्मीद थी, मगर वो चुनाव हार गई। आपने अक्सर देखा होगा कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अक्सर अपने पोस्टर बॉय की तरह अखिलेश लेकर चलते हैं। शायद यही कारण है कि उत्साहित अखिलेश यादव ने आज अवध के बाद मगध जीतने का नारा दिया। लेकिन इसी के साथ सवाल यह है कि क्या पीडीए पॉलिटिक्स के प्रयोग के लिए अखिलेश को बिहार में आज उतारा गया? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश को पीडीए प्रयोग का सफल जनक माना जाता है। ऐसे में हो सकता है कि बिहार के वोटरों तक पीडीए पॉलिटिक्स का संदेश पहुंचाने के लिए ही अखिलेश को आगे किया गया हो। अगर बिहार की राजनीति पीडीए पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती है तो फिर एनडीए को नुकसान हो सकता है। अब बिहार की सियासत आगे किस करवट बैठेगी? चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी उसको लेकर कौन कौन से मुद्दे बदलते जाएंगे? एसआईआर के मुद्दे पर ये जो इतनी लंबी चौड़ी यात्रा महागठबंधन की ओर से की गई है, क्या इस पर मिलेगी जीत? हर एक खबर विस्तार से आप तक पहुंचाते रहेंगे।